Good morning to all my dear students. Today we are going to start new chapter transition and inner transition elements. Basically अगर पिछली किताब को आप देखोगे तो इस चैप्टर का नाम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उन एलिमेंट्स के अंदर। फिर हम लोग देखेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक बार जस्ट थोड़ा सा मैं पूरा आपका टेक्स्ट बुक से एक बार जस्ट बता दूं कि क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं, क्योंकि सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान तरीके से पार्ट में पढ़ेंगे सब समझ में आ जाता है। देखो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले तो डी ब्लॉक के बारे में बात होगी, किसके बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर बेटा उनकी पोजीशंस क्या है, जो डी के लिए किया जाएगा सेम उसी तरीके से एफ के लिए किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर पोजीशन क्या होगी उनकी, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद पोजीशंस वगैरह तो हमें पीरियोडिक टेबल में पता है, डी ब्लॉक कहाँ पे बैठा है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें पता है नीचे की तरफ है। एफ का मतलब ही होता है फालतू, इसीलिए उसको देखो फालतू है मतलब नीचे ला के रख दिया है ब्लॉक को एकदम से, बाकी लोगों से हटा के अलग। तो एफ का तो ज़्यादा यूज भी नहीं है, कम ही क्वेश्चंस आते हैं, पर एफ भी है, सिलेबस में पढ़ना ही है, इसे भी हम लोग देखेंगे। फिर उनके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल दिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही, उनको समझेंगे कि क्यों अलग दिखाता है वो थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपके वो सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का डिटेलिंग दिया है कि किसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है, किस तरीके से। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता हो तो वेरिएबल दिखाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से। ही खास बात होती है कि इनके एक ही कंपाउंड के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करते हैं, इसीलिए इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, हमें जो ज्यादातर पढ़ना है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही पढ़ना होता है, मतलब 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स को। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल्स हैं तो हार्ड होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लोग बेटा आएंगे ट्रेंड्स के ऊपर कि ट्रेंड्स क्या होता है इनके अंदर, ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ट्रेंड्स किस तरीके से होगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कैसे वेरी करता है इनके अंदर। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें हैं ज्यादातर इसमें। तो आप एक बार पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो भी पढ़ाया गया उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई के बारे में भी आइडिया लगा होगा, एक्सेप्शन बताया गया होगा, उसके अंदर ही आता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई क्या है वो सब देखेंगे, थोड़ा डिटेलिंग उसके बारे में आयंस का, क्योंकि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डी एंड ए ब्लॉक है ना टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट आता है और टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज उठा के पूछता है एग्जाम में बेटा, कुछ बाहर का नहीं आता इसके अंदर। जो किताब की एक एक लाइन जिसने ढंग से समझ ली है, जिसने ढंग से पढ़ लिया है, उसके कोई क्वेश्चन डी एंड एफ से छूटने वाला नहीं, क्योंकि ये किताब की लाइन उठा के देता है पेपर में। और इवन इस बार जो बुक मॉडिफाई किया एनसीईआरटी की तरह कर दिया है, तो काफी अच्छी बुक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई बाहर का क्वेश्चन आए। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी पीरियोडिक में पढ़ते हैं, तो उसे वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर इनके अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे उनके मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं डी ब्लॉक के। ठीक है, ये सब चीजें हैं बेसिकली। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैंने बताया ही आपको, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला काम में आएगा। फिर अनपेयर्ड है तो पैरा, पेयर्ड होगा तो डाया, वही सब चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए जैसे देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, अगर इस तरीके से आता है तो वो सब चीजें हम लोगों ने क्वेश्चंस के फॉर्म में पहले भी कोऑर्डिनेशन में किया, वही सब चीजें यहाँ भी देखने के लिए हमें मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा 2-4-5 मिनट आपका ले लेता हूँ, चैप्टर से एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए ना तो आपको आसान लगेगा चैप्टर। फिर देखिए उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह का जो हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर 5 अनपेयर्ड है तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, पहले ही मैंने बताया है ये फॉर्मूला लगा के आपको। तो वो सब चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी इसमें। फिर कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर की बात की थी वहां पे, अगर याद हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने बताया ट्रांजिशन डीडी ट्रांजिशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल से देखते हैं। विबग्योर वाला, तो देखो विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, तो विबग्योर वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे। वायलेट का देखो येलो आता है ना, रेड पे ग्रीन आता है, ऑरेंज पे ब्लू आता है आमने सामने, ये विबग्योर करके बनाया था मैंने, याद हो तो कोऑर्डिनेशन में, तो वही वाला ये सर्कल है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में बात हो रही है। देखो अगर ध्यान से तो सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हैं। डी ट्रांजिशन के बारे में बात होगी, 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। तो पढ़ी हुई चीजें ही रिपीट होंगी, इसमें कुछ कुछ चीजें जिनको हम लोग फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, इनमें कलर किस तरीके से मिलेगा। उसके बाद हमें बेटा कैटालिटिक बिहेवियर उसका, कि किस तरीके से कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, वो सब चीजें दिखाया है इसमें। ये भी कैटालिसिस चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा। फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। एलॉय का फॉर्मेशन होता है, आपको पता ही होगा, है ना। एलॉय बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। ये सब चीजें देखनी है। तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं, आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को बहुत आसान है, सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, कोई मुश्किल होने वाली नहीं है इसके अंदर। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना किताब से बस पढ़ लो, एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं। ये सब बेटा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, सब चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है। हमें 2 कंपाउंड पढ़ना होता है, कौन कौन सा, एक KMnO4 पढ़ना है मैग्नीज का, और दूसरा क्रोमियम का पढ़ना है K2Cr2O7। 2 ही कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, पहले भी 2 ही थे, अभी भी 2 है। एक KMnO4 पढ़ना होता है, दूसरा K2Cr2O7। कैसे इसको बनाया जाता है, इसकी रिएक्शंस क्या होती है, यही सब चीजें इनमें। इसको कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शंस क्या होगी, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, और यही सब चीजें आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड्स के बारे में। देन देखो इसके अंदर एक नई चीज हिस्सा लाई है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये जो था ना, ये पहले एक अलग चैप्टर होता था मेटलर्जी करके। मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग पढ़ाते थे सब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। तो इसमें मेटलर्जी को उसने एक साथ ही दे दिया, इसी चैप्टर के अंदर मेटलर्जी भी डाल दिया है। तो हम लोग थोड़ा मेटलर्जी का भी आइडिया लेंगे। लेकिन लास्ट ईयर क्या था, एक चैप्टर पूरा मेटलर्जी के ऊपर नया चैप्टर ही था। इसमें क्या किया इन्होंने, डी ब्लॉक के साथ डाला है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ही कंटेंट है, ज्यादा कंटेंट मेटलर्जी का इन्होंने नहीं डाला है। सिर्फ आयरन के बारे में, आयरन की मेटलर्जी के बारे में बताया। पहले हम लोग आयरन भी पढ़ते थे बेटा, आपका मैग्नीशियम का पढ़ते थे, एल्यूमिनियम का पढ़ते थे। पहले अलग अलग होता था, लीचिंग प्रोसेस, बॉक्साइट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें थी। पर इस बार कमी दिया है, कमी चीजें हमें बस देखने के लिए मिलेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर। तो मेटलर्जी देखेंगे, एंड मेटलर्जी के बाद लास्ट पार्ट आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाएगा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बस यही सब है चैप्टर के अंदर। मेन सबसे बड़ा पोर्शन जो है इस चैप्टर में कौन सा है, पहला वाला पार्ट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट कर देते हैं। अपना आइडिया तो लगेगा होगा किताब में क्या है कितना है, और ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, क्योंकि सब चीजें छोटी छोटी हैं एकदम से, है ना। आप पढ़ोगे, दिमाग में रखो, याद रखो उनको, बस वैसे ही क्वेश्चन। अब देखोगे सब क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन, जो भी लाइनें लिखी है ना उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आता है। इसलिए ब्लॉक्स वाले चैप्टर जनरली कोई लिखवा के नहीं पढ़ाता है, क्योंकि सब चीजें आपकी जो किताब में लिखी है उन्हीं में से कोई लाइन आने वाली है। तो जो चीजें यहाँ लिखी है मैं उनको पढ़ूंगा बेटा, उनको ध्यान से सुनना, अंडरलाइन करना, जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपना इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से पहले एक सवाल पूछ रहा है, Do you know in which block of the modern periodic table are the transition and inner transition elements placed? किस ब्लॉक के अंदर रखा गया है? तो बेटा हमें पता ही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक में रखा गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया है। हमें पता ही है, इसको डी ब्लॉक में और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो ये तो जवाब हमें मिल गया। हमें चैप्टर के अंदर भी इस चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है चैप्टर हमारा। पीरियोडिक टेबल चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के भी क्वेश्चंस बेटा लिंक होते हैं ना, बेसिकली पीरियोडिक चैप्टर से ही लिंक है ये। तो पीरियोडिक अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इनके अंदर। तो देखो इंट्रोडक्शन की बात करो, अब कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, मैं बस पढ़ता जाता हूँ, आप देखते जाइए अपने नोट्स में। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये हमें पता चल गया, ट्रांजिशन एलिमेंट किससे बिलोंग करता है बेटा, डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो खुद ही जवाब दे दिया उस सवाल का उसने जो पूछा था, डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एज पर IUPAC कन्वेंशन द ट्रांजिशन मेटल एटम हैज एन इनकम्प्लीट डी सबसेल और इट गिव कैटायंस विद इनकम्प्लीट डी सबसेल। अब ये इंपॉर्टेंट है लाइन, देखो IUPAC ने क्या कहा है बेटा कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल एटम क्या इनकम्प्लीट डी सबसेल होना चाहिए। कैसा बता रहा है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कैसा इनकम्प्लीट होना चाहिए। और या जो वो कैटायन देगा, कैटायन कब देगा, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, विथ इनकम्प्लीट डी सबसेल। तो कैटायन निकालने के बाद भी उसका इनकम्प्लीट डी सबसेल होना चाहिए।
ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल की खास बात है। अब इस बेसिस पे अगर पूछूं मैं, जिंक जो होता है Zn, जिंक जो आपका होता है बेटा, जिंक एटॉमिक नंबर कितना है 30, तो जिंक को कैसे लिखते हैं 1:2:2:2 2p6 3:2 3p6, 18 तक सेम जाता है, 2 जाता है एस में तो 20, और डी में कितने जाते हैं 10। तो क्या डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? डी तो फुल्ली फिल्ड हो गया, और इसने क्या बोला इनकम्प्लीट डी, और डी सब सेल होगा तभी वो ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। तो क्या जिंक ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा? जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाता, जिंक एक डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। बाकी पीछे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सब में बेटा कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा मौजूद होता ही होता है। ठीक है, आप जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दो तो भी देखो एस से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन बना रहेगा। मतलब जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। तो कौन कौन से नहीं है वो भी आइडिया जरूर इसके अंदर दिया होगा, हम लोग देखते ही हैं। चलिए देखिए, दे एग्जिबिट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। पता ही हमें इनकी प्रॉपर्टी जो होती है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में होती है, क्योंकि इनकी पोजीशन ही कहाँ है बेटा, पीरियोडिक टेबल में ये एस ब्लॉक होता है और ये वाला पी ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ही डी ब्लॉक बैठा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन बोला जाता है। मतलब एक तरीके से पुल की तरह, ब्रिज की तरह काम कर रहा है, यहां से यहां जाने के लिए ब्रिज की तरह काम करता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांसफर है ना एक तरीके से, ट्रांजिशन वर्ड वहां से समझो करो। तो ये दे दिया, इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, आगे देखिए, द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपीयर एज ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। ग्रुप 3 से कहां तक जाता है, ग्रुप 12 तक जाता है, और एज ए 4 लॉन्ग पीरियड्स, 4 पीरियड्स में होते हैं। सब पता ही है आपको, छोटी मोटी चीजें हैं। देखो ग्रुप 1 2 3 से लेके ग्रुप 18 तक होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक कौन होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनको पीरियड वाइज देखो तो पीरियड कहां से शुरू होता है इनका बेटा, 4th पीरियड से। ये पीरियड बताता है ना, ये 7 पीरियड होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं। तो 4th पीरियड से लेके कहां तक जा रहा है, 7th पीरियड तक। तो उसी चीज को उसने बताया है कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होता है, और एज 4 लॉन्ग पीरियड्स। मैं देखो एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा मैं ज्यादा ही डिटेलिंग देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए चीज को। ठीक है, 4 लॉन्ग पीरियड्स। द n-1 d ऑर्बिटल इज कंप्राइज्ड ऑफ सक्सेसिवली फिल्ड इन ईच एलिमेंट वेयर n इज द अल्टीमेट और वैलेंस शेल। तो देखो इनमें n-1 d ऑर्बिटल भरा जाता है। आपको पता ही है कैसे भरते हो बेटा, 18 एस में भेजते थे 2 और 3D में भेजते थे, तो 4s तो पहले ही भर दिया ना 2 में, 4s आप पहले ही भर देते थे। किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, यहाँ देखो 1:2 2p6 3:2 3p6 3d1 4:2। तो देखो ये अल्टीमेट सेल है या वैलेंस सेल है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया है, 3D में। कैसे पता चलता है 3D में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया कि 4s में, n+l रूल पढ़ा होगा। तो 3D के लिए n+l कितना आएगा, 3 + 2 5, और 4s के लिए 4 + 0 = 4। तो जाहिर सी बात है 3D की एनर्जी जो है वो 4s से क्या है, ज्यादा। तो इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, अल्टीमेट सेल के पीछे वाले में, जिसको पेन अल्टीमेट सेल बोला जाता है। तो वही बोल रहा है n-1। अगर इसको nth सेल बोलते हैं हम लोग आउटर को, तो इसको क्या बोलोगे, n-1th ही बोलोगे ना। आई होप कि क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं। द n-d ऑर्बिटल इज कंप्राइज्ड ऑफ द सक्सेसिवली फिल्ड इन ईच एलिमेंट वेयर n इज द अल्टीमेट और वैलेंस सेल। l क्या है आपका, अल्टीमेट या वैलेंस सेल है, सबसे आउटर मोस्ट सेल के बारे में बता रहा है। द 3D सीरीज इज कंप्राइज्ड ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। हमें पता है टोटल कितने सीरीज है बेटा, 4 सीरीज, 3D 4D 5D और 6D। 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। पीरियड वाइज जाओगे तो ये 4th है, ये 5th है, ये 6th आएगा, ये आपका 7th पीरियड आएगा। तो 4 पीरियड में है, तो वही बता रहे हैं वो। द 3D सीरीज इज कंप्राइज्ड ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। पहले में स्कैंडियम से कहां तक है, जिंक तक है, पता ही हमें 21 से 30 तक स्कैंडियम टू जिंक है। सेकंड देखो 4D सीरीज के अंदर इट्रियम से लेके कैडमियम तक है। इट्रियम यहां से आता है, कहां तक जाता है, कैडमियम तक। उसके बाद जो 5D सीरीज है उसके अंदर लैंथनम से कहां तक जाता है, मरकुरी तक। देखो लैंथनम से मरकुरी, पर बीच में यहां से 57 के बाद सीधे 72 दिख रहा है, तो बेटा बीच के 14 एलिमेंट्स कहां गए, एफ ब्लॉक में। अगर आपको पता हो तो यहां से बीच के 14 एलिमेंट्स कहां जाते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर। यहाँ देखो लैंथनम से 14 एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाते हैं ना, लैंथनम के आगे के, और एक्टिनम के आगे के यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 5D सीरीज में लैंथनम से मरकरी तक है, विदाउट दोज फ्रॉम सेरियम टू, इनके बिना, इनको छोड़ के, कौन से, सेरियम टू लुटेशियम, क्योंकि लुटेशियम तक ये क्या हो जाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। सेरियम टू लुटेशियम कौन से आ जाते हैं, एफ ब्लॉक वाले।
सीरियम से लूटेशियम ए ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, तो उनको छोड़ के 6D सीरीज के पास क्या बोल रहा है, एक्टिनम। 6D सीरीज एक्टिनम से शुरू होता है और कहां तक जा रहा है बेटा आपका, एक्टिनम टू सूरियम विदाउट दोज फ्रोथ्रियम टू फ्लोरेंटियम। तो अब देखो इनके नाम ही अजीब से होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो यहाँ से फ्रोंसियम कहाँ गया, ये जो भी है थोरियम जो भी बोला है, यहाँ से ल्यूट्रियम तक, यहाँ तक का छोड़ के देखो नाम जो भी दिया है, क्या दिया है, फ्रॉम थोरियम टू, ये क्या पढ़ेंगे, लॉरेंटियम। तो यहाँ तक का छोड़ के हो जाता है, ठीक है। तो ये पता है हमें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो सब बस इंट्रोडक्शन दे रहा है अभी क्या होता है किस तरीके से है, और मुझे लग रहा है मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए दिमाग में चीजें। द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अब ये हमें आना चाहिए, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d से 1 to 10, ns 1 से 2, ns या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, n-1 d1 से 10। एक केवल इसमें एक्सेप्शन आता है जिसमें ns में 0 इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो यही होता है, n-1 d1 से 10, मतलब d में 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, और आउटर मोस्ट सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो, एक्सेप्शन वालों में 1 हो जाता है, और बाकी जनरल रहेगा तो s में 2 जाते हैं आपके। जैसे क्रोमियम कॉपर में 1 जाता है, आपको पता होगा तो, है ना, बाकी सब में 2 जाएगा। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको दिमाग में रखना। ये बात हो गई किसकी, इंट्रोडक्शन की। अब पोजीशंस की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन तो हमें पता ही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड 4 to 7, पीरियड कहाँ से 4 to 7 पता ही हमें, ठीक है। एंड ग्रुप 3 to 12 दिखाई दिया है पीरियोडिक टेबल में मैंने, 4 to 7 जाता है, ग्रुप 3 to 12, दोज कंस्टिट्यूएट 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। फिगर 8.1, फिगर 8.1 मतलब ये फिगर को देखना है। तो दिख रहा है हमें 3D 4D 5D सीरीज होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक होता है, ये 4 पीरियड्स होते हैं, इनमें ये एलिमेंट्स हैं। क्या कोड था, स्कूटर यामाहा लाना, स्कूटर यामाहा लाना 1, टी जरा हाफ रखो, ठीक है। 5-6D की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, स्कूटर यामाहा लाना 1, टी जरा हाफ रखो, वो नवाब था। अब 6D को मैं नहीं यूज कर रहा हूं, केवल इनकी जरूरत पड़ती है, वो नवाब था। क्रोमाटन, क्रोमाटन, मन तक रे, ठीक है। इसका फेरस, इसका कौन रहेगा आयरलैंड, इसका क्या है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, इसमें कौन आगे आया, जीनी कनाडा होगा। ये कोड आई होप कि आपको आता होगा, ठीक है। तो ये इसका कोड है डी ब्लॉक को याद करने का, इस तरीके से सीक्वेंस में। चलिए, तो ये हमारे पास होते हैं 4 सीरीज के अंदर। दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर विथ एस ब्लॉक ऑन वन साइड एंड पी ब्लॉक ऑन द अदर साइड। सेंटर में प्लेस किया गया है, एस ब्लॉक एक तरफ है और पी ब्लॉक दूसरी तरफ है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिवली रिएक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज शो ए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक थ्रू दोज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब जैसा कि मैंने बताया, ट्रांजिशन एलिमेंट है, एस से पी की तरफ मूव करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टिविटी अदर प्रॉपर्टी ग्रेजुअल चेंज दिखाएगा फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक थ्रू दोज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां से होते हुए जाता है ग्रेजुअल चेंज। तो पोजीशन हमें पता चल गया, इंट्रोडक्शन समझ गए, पोजीशन हम समझ गए। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पे क्वेश्चंस कभी कभी आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है। और ज्यादातर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, 3D सीरीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3D सीरीज से ही पूछा जाता है बेटा। तो देखो क्या बोल रहा है, दी 3D सीरीज बिगिंस विथ स्कैंडियम एंड एंड्स विथ जिंक। तो हमें पता ही है, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, जिंक पे जाके खत्म होता है। 3D सीरीज बिगिंस विथ स्कैंडियम एंड एंड्स विथ जिंक। आर्गन इज द नोबल गैस प्रेसिडिंग टू द 3D सीरीज एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। अब देखो आर्गन ही आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम के पीछे जो आएगा, इसके पीछे कौन सा गैस, आर्गन वाला गैस का ही नोबल गैस मिलता है, नोबल गैस, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर देता हूँ, आर्गन इज द नोबल गैस प्रेसिडिंग टू द 3D सीरीज। 3D सीरीज वालों को भरने से पहले आर्गन तक हमेशा आपको, हर एलिमेंट में आर्गन तक, इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन तक तो आपको हमेशा ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन। अब 21 डालना है तो 2 एस में जाएगा, 1 डी में जाएगा। 22 डालना है तो मतलब इन सब का यहां मैं लिख देता हूं, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाई देगा। 18 तक हम लोग सेम भरते थे बेटा, 18 तक सेम का मतलब क्या, आर्गन, आर्गन के बाद देखो 2 भरते थे इसके अंदर, लेकिन अब इसको मैं 1 और 2 कर देता हूं। तो 18 2 20 और यहां 1 से लेके 10 तक 20 5 25 20
20, 10, 30 तक जा सकता है ना। 18 तक सेम है, और 3D में 1 से 10 तक, 1 से 10 तक जा सकता है। और एस में 1 2 क्यों किया है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल है ना। कौन सा, कॉपर में देखो एस में एक ही जाएगा, और क्रोमियम में भी एस में एक ही जाएगा, इसीलिए मैंने कर दिया। तो 18, नहीं तो जनरली इसमें तो 20, और इसमें 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो भी रहेगा करते जाएंगे। बस 24 और 29 पे एक्सेप्शन करके यहाँ 1 1 कर देते हैं। तो ये तो पता ही है, वही चीज जो बता रहा है कि आर्गन तक सेम जाएगा। ठीक है। कैल्शियम बिलोंगिंग टू एस ब्लॉक, कैल्शियम जो आता है, जेड एटॉमिक नंबर कितना है कैल्शियम का 20, वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। और फोर्थ पीरियड, इसी पीरियड में, फोर्थ पीरियड में कैल्शियम के बाद आता है ना स्कैंडियम। देखो ना, पीरियोडिक टेबल भी देखते हुए चलिए। ये आर्गन तक आया, आर्गन के बाद आपका क्या आता है, आर्गन के जस्ट बाद बेटा क्या आता है, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है। और फिर ये तो पी ब्लॉक के मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आगे आ जाते हैं। तो कैल्शियम बिलोंगिंग टू एस ब्लॉक, फोर्थ पीरियड, हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो कैल्शियम तक कितना हो गया, ये 18 तक हो गया, और देखो फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाता है। देखो ये 18 हो गया, और फिर 4s2 में, 3D में नहीं जाता। क्यों 3D में नहीं जाता, अभी मैंने बताया, क्योंकि 3D की एनर्जी जो 4s से ज्यादा है। तो पहले 4s भरता है, बाद में 3D भरता है बेटा। हेंस 21st इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम एंटर्स इन द अवेलेबल 3D ऑर्बिटल। तो जो 21वां इलेक्ट्रॉन होगा स्कैंडियम का, वो कहाँ पे जाता है, 3D ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि 3D ऑर्बिटल की एनर्जी जो 4s से ज्यादा है। आपको पता होगा ना, ये n+l रूल से दिखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पीरियोडिक चैप्टर का आइडिया में रहेगा, तभी इजी लगेगा ये चैप्टर। तो 21st इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3D ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम कैसे लिखोगे, 18 तक तो सेम लिख दो, 18 तक सेम लिख दिया। फिर हम लोग 2 भेज दिए इसके अंदर, 18 2 20, और 1 भेज दिया डी में 21। देखो ऐसे 18, 2 इसमें भेज दिया 20, और डी में 1 भेज दिया 21। अब कोई कहेगा कि सर ये जब इसमें आखिरी गया है तो इसको पीछे लिखो, इसको आगे क्यों लिखा है। तो लिखने का तरीका ये होता है बेटा कि जो हायर नंबर होता है उसको पीछे रखो, और जो कम नंबर वाले हैं उनको अंदर रखो। इसीलिए तो देखो n-1 d1 से 10 ns2 लिखता है, समझे क्या। तो इस तरीके से करना है। और ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, देखो आर्गन 3d1 4s2, इस तरीके से। तो अगर आपसे स्कैंडियम पूछा है 21, तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे बेटा, आर्गन तक सेम जाएगा 18, और फिर इसमें जाएगा 2 20, और एक जाएगा इसमें 21। इसी तरीके से स्कैंडियम मान लो मैं फेरस का आपसे पूछता हूँ, फेरस कितना है 26, तो कैसे लिखोगे बोलो, आर्गन तक सेम जाएगा 18, 2 इसमें जाएगा 20, और कितने बच गए 6, तो डी में 6 जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सीखा था हमने भरना। इसी तरीके से मान लो जिंक का मैं पूछूं, तो जिंक का कितना है 30, तो 30 कैसे भरोगे, आर्गन तक 18, 2 जाएगा 20, और डी में 10 जाएगा 30, इस तरीके से। और ये तो एक्सेप्शन है जिनको ध्यान ही रखना है, अभी इनको आगे मिलेगा ही हमें। ये दोनों एक्सेप्शन है, इनमें एस में 1 इसमें भी जाता है, 1 इसमें। 24 कैसे भरते हैं, आर्गन तक सेम जाएगा 18, और 1 जाता है 19, और डी में 5 जाता है, तो 24 होता है। इसमें देखो 18, एस में जाता है 1 19, और डी में 10 जाते हैं, तो 29। ये दोनों एक्सेप्शनल वाले हैं ना। तो मेन हमारा काम इसी 3D से चलने वाला है। तो आई होप की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पीरियोडिक टेबल तो हम समझते हुए चल रहे हैं, डी ब्लॉक का मेटल्स है किस तरीके से। अब देखो जरा सा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज इज गिवन इन द टेबल 8.2। टेबल 8.2 कहाँ है, टेबल 8.2, टेबल 8.2 ये रहा, देखो टेबल 8.2। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स गिवन है। तो इनको देख लेते हैं फटाफट टेबल में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये देखो ये एलिमेंट्स हो गए। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 से लेके 30 तक ये आपको याद होना ही चाहिए, इनका कोई कोड नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये याद होना चाहिए। अब इनके एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन देखो लिखा है, और दूसरा ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों, एक्सपेक्टेड मतलब जो होना चाहिए था, और एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है। तो इनमें केवल चेंज 2 ही जगह पे होगा बेटा। कहाँ कहाँ, एक तो क्रोमियम वाले में चेंज होगा, क्रोमियम वाले में, और एक कॉपर वाले में। बाकी सबका एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वाला सेम होगा। देखो केवल इन दोनों का चेंज होगा, बाकी सबका सेम होगा। देखो 21 है, 18 18 18 सबके अंदर डाल दिया है। फिर देखो 2 2 2 2 2 2 सबके अंदर एस में डाल दिया ना, 18 पहले भर दिया, 18 के बाद 2 2 2 2 2 2 भर दो, तो कितना हो गया 20,
अब फिर 21 है तो 1 डालो, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। 18 2 20 और एक एक इनमें भरता चला गया। अब ऑब्जर्व्ड में देखो बाकी सबके सेम हो गए, इनका सेम है, देखो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसमें बस चेंज कर दिया, इसमें चेंज किया हो गया, देखो 1 कर दिया इसमें और 5 कर दिया इसमें, 19 और 5 24, क्योंकि हमें पता है हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, जो पीरियोडिक में पढ़ाया भी जाता है आपको। नेक्स्ट देखो इसमें ये सेम होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ देखो 1 कर दिया और 10 कर दिया और ये सेम ही है, ठीक है, क्योंकि फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सबका दिया हुआ है, टेबल समझ गए हम लोग। देखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स 3D सीरीज इज गिवन इन द टेबल, देख लिया हमने ये तो। चलिए सिंस जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड, अब यहाँ से देखो ये वाला, ये जो मैं अभी बता रहा था ट्रांजिशन मेटल और के बारे में आपको, वो देखो यहाँ से जानकारी दे रहा है। सिंस जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड, जिंक के पास जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड n-1d ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट, कितना है बेटा 3d10 4s2, जिंक का कितना आएगा 18 2 20 और 10 30, 2 20 10 30, तो फुल्ली फील्ड वाला है ये, ठीक है। तो जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल एंड इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो भी कितना होता है +2, तो 2 कहां से निकलेगा s से, मतलब तब भी 3D में 10 रहेगा। इट इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक में कोई भी डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, पूरी तरह से पेयर्ड होते हैं, तो जिंक इज नॉट रिकॉर्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए ऑन द अदर सेम ग्राउंड कैडमियम एंड मरकरी हैव 4D एंड 5D सीरीज आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो कैडमियम एंड मर्क्यूरी, बेटा उसी के नीचे आता है जीनी कनाडा होगा, देखो जीनी कनाडा होगा, जीनी कनाडा होगा, तो जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, जैसा जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होगा वैसे ही कैडमियम का होगा, वैसा ही मर्क्यूरी का होगा। तो बेटा ये दोनों भी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमारे नहीं आते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, जीनी कनाडा होगा, कोड आपको आई होप कि आता होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ऑन द अदर हैंड द सेम ग्राउंड, ऑन द सेम ग्राउंड, उन्हीं के नीचे जो है कैडमियम एंड मर्करी फ्रॉम 4D एंड 5D सीरीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, कॉपर इन द एलिमेंट्री स्टेट, जो कॉपर है आपका, आप कॉपर के बारे में बात कर रहा है, जिंक और कैडमियम, आप क्या समझे, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, ये 3 एलिमेंट जो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया है। इवन कॉपर को भी किसी किसी बुक में दिया है कि नहीं माना जाता, लेकिन कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हम उसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉपर इज द एलिमेंट्री स्टेट, कॉपर में भी देखो तो क्या है 3D10 और 4s1 है बेटा, तो इसका मतलब इसका भी डी फुल्ली फील्ड है, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या डेफिनेशन थी यहाँ पे बेटा, यहाँ लिखा था और इट गिव केटायंस इनकम्प्लीट डी सबसेल, अगर केटायन भी इनकम्प्लीट देगा तो भी ट्रांजिशन में आएगा, पहले ही बताया था उसने। तो देखिए कॉपर जो है, कॉपर इन एलिमेंट्री स्टेट कंटेन्स फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स, एलिमेंट्री स्टेट में तो फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स है, बट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कॉपर +2 में जाएगा तो एक यहां से निकलेगा, एक यहां से, तो 3D9 हो जाएगा ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इट हैज पार्शियली फिल्ड 3D ऑर्बिटल, हेंस कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए कॉपर को एक ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। बाकी सब में तो कोई सवाल ही नहीं है एक्सेप्शन का, बाकी सब तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही, क्योंकि इनकम्प्लीट है। डाउट 2 में हो रहा था केवल, किसमें, एक तो कॉपर में हो रहा था, एक जिंक में, तो जिंक तो नहीं है बेटा ट्रांजिशन, क्योंकि ये तो कॉमन ऑक्सीडेशन में भी नहीं होगा, लेकिन कॉपर नॉर्मल स्टेट में तो नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन एक्साइटेड करा दो 2 इलेक्ट्रॉन अगर, तो ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है। आप कोई कहेगा सर जिंक में से 3 निकाल दो, तो बेटा जिंक में से 3 कभी नहीं निकलता, जिंक में से केवल 2 ही निकल सकता है, ठीक है, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, जबकि कॉपर किसी किसी कंपाउंड में +2 भी शो करता है, तो इसलिए कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट किया जाएगा। आई होप कि अभी क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखिए जनरल अब ये इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज गिवन बिलो। तो ये देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका दिया है बेटा, 3D सीरीज का आर्गन 3D 1 से 10 4s2 3D सीरीज का, ठीक है, 18 2 20 और 10 30। 4D सीरीज में भी सेम वही चलेगा, देखो क्रिप्टॉन 3D की जगह बस 4D आ जाएगा, इसमें 5D आ जाएगा, इसमें 6D आ जाएगा, और पीछे उनके यहाँ आर्गन नोबल कैसा आता था, देखो
ये आर्गन वाले के लिए हो जाएगा, इनका जब शुरू होगा तो क्रिप्टॉन से हो जाएगा इस सीरीज का, इनके लिए जब लिखना होगा तो जिनॉन से हो जाएगा, इसके लिए लिखना होगा तो रेडॉन से हो जाएगा। जो उसके पीछे नोबल गैस मिल जाएगा वहां तक तो सेम जाने वाला है हर एलिमेंट का। तो वही देखो उसने दिया है कि 4D सीरीज में क्रिप्टॉन से आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। 5D सीरीज, 6D सीरीज, तो देखो 6s2, 7s2, 6D 1 से 10, 5D 1 से 10, सब में देखो 3D, 4D, 5D, 6D, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10। अब इसमें देखो 4s में 2, 6s में 2, लेकिन यहाँ देखो 5s में 0 से 2 लिखा है क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शनल है। इसके अंदर बेटा एक एक्सेप्शनल होता है। कौन सा एक्सेप्शनल होता है आपको पता है? देखो उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स मिलता है आपका। एक्सेप्शनल आपका हो जाता है पैलिडियम। कहाँ दिया होगा? दिया होगा जरूर इस किताब में कहीं ना कहीं। देखो ये होता है पैलिडियम आपका। पैलिडियम के अंदर देखो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 4D10 5s0। तो ये एक्सेप्शनल होता है, इसके अंदर केवल 5s0 होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये जो 0 दिया है ना, देखो सब में क्या है 4s2, इसमें 5s2 होना चाहिए था, इसमें 6s2, इसमें देखो 4s1 है किसी किसी में, तो एक्सेप्शन में हमने काउंट कर लिया है ना जिसमें 4s1 था। इनमें भी कहीं ना कहीं 6s1 आएगा, इनमें भी आएगा। इसमें एक 0 भी दे दिया है क्योंकि मुझे पता है पैलिडियम जो पीटी है, पीडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? पीडी का कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो क्रिप्टॉन तक सेम जाएगा, 4D के अंदर नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। मतलब 4D में 8 की जगह 10 चला जाता है इसमें। देखो 4D में 10 और 5s में 0, तो 4D में 10 और 5s में 0। तो यही एक इकलौता ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसके s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो ये एक्सेप्शन की तरह होता है, ध्यान रखने वाला। ठीक है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब नॉर्मल तरीके से ही चलेंगे आपके। चलिए, तो ये हो गया अपने पास उनके कॉन्फ़िगरेशन। अब क्रोमियम और कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, कि कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्रोमियम कॉपर की अगर बात करोगे बेटा तो टेबल 8.2 वही दे रहा है। टेबल 8.2 में जो मैंने एक्सेप्शन बताया आपको, इसको ही देखते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेके समझा रहा हूँ चीजों को, बट चैप्टर हमें अच्छे से आ जाए तो ये अच्छी बात है ना। थोड़ा टाइम भले ही ज्यादा लगे हमें समझने में, चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमें अगर चैप्टर अच्छे से आ जाए तो अच्छी बात है ना। मेन मोटिव क्या है हमारा? नंबर निकालना, कैसे भी नंबर निकले और हम लिख सके चीजों को एग्जाम के अंदर। तो आई होप कि इतना सफिशिएंट है जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, तो देखो table indicates the expected electronic configuration of chromium differs from the observed configuration। पता ही हमें क्यों डिफरेंट होता है, जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट आउट करा दिया आपको, अलग अलग है। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ, अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है? एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विथ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स। हमें पता है कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स आर मोर गेट स्टेबिलिटी रिस्पेक्टिव ऑफ दी पार्शियली फिल्ड सबसेल्स। तो जो कंप्लीटली फिल्ड आपके ऑर्बिटल्स होते हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये आपको पहले से ही पता होगा क्रोमियम कॉपर पर दिया है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। पीरियोडिक में ही पढ़ाया जाता है ये बताते समय। रिमेंबर क्या दिया है? एनी सबशेल हैविंग, ये वाली चीज याद रखने वाली है जो बता रहा है वो। एनी सबशेल हैविंग ए हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स चूंकि फील्ड है बेटा, तो फुल्ली फील्ड हो या हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके इनकम्प्लीटली फील्ड से। क्योंकि इनकम्प्लीटली फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, लेकिन फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस चीज को हमें याद रखना है, वो बता ही रहा है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन का। देखिए, the general electronic configuration of element of 3D series is 3D 1 to 10 4s2 with the exception of chromium and copper। एक्सेप्शन केवल कौन से हैं? क्रोमियम एंड कॉपर, ये दो एक्सेप्शन है, नहीं तो सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या चल रहा है? 3D 1 to 10 4s2। द 3D एंड 4s ऑर्बिटल आर क्लोज इन एनर्जी। अब देखो क्यों होता है 4s वाला 3D में क्यों इलेक्ट्रॉन चला जाता है? हम लोग 4s में ऑन कर दे रहे हैं 3D में, क्योंकि ये रीजन होता है। देखो 3D एंड 4s ऑर्बिटल्स आर क्लोज इन एनर्जी। इनकी एनर्जी लगभग क्या होती है? पास पास। 3D 4s, तो इनकी एनर्जी लगभग क्या क्या रहती है बेटा? पास। 3D एंड 4s ऑर्बिटल्स आर क्लोज इन एनर्जी एंड इन ऑर्डर टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ ऑक्युपाइंग 4s ऑर्बिटल ऑक्युपाइज द 3D ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आता है। क्रोमियम कॉपर का ये बोर्ड में आता भी है एक्सेप्शनल बिहेवियर, तो आप यही बताओगे कि 3D एंड 4s ऑर्बिटल्स आर क्लोज इन एनर्जी एंड इन ऑर्डर टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी last electron instead of occupying 4s orbital
ऑक्यूपाइज द 3d ऑर्बिटल। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चक्कर में वो 4s ऑर्बिटल में जाने की बजाय कहाँ जाता है, 3d में। क्यों? क्योंकि 3d में जाएगा तो अगर क्रोमियम की बात रहेगी तो हाफ फील्ड बन जाएगा, क्रोमियम की बात रहेगी तो हाफ फील्ड बन जाएगा, और कॉपर की बात रहेगी तो कंप्लीटली फील्ड बन जाएगा। और हमें पता है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इनटू 4s ऑर्बिटल इट इंटर्स इनटू द 3d ऑर्बिटल टू गेट हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फिगरेशन विच गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एलिमेंट, है ना। ये आप रीजन बस इसका लिख दोगे। ठीक है, दैट असाइन क्रोमियम को 3d5 4s1 कर देता है, और कॉपर को 3d10 और 4s1। तो आप आई होप कि आपको क्लियर है। यहाँ हाफ फील्ड करने के चक्कर में चला गया हाफ फील्ड, और यहाँ आपको फुल्ली फील्ड करने के चक्कर में, फुल्ली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड करने के चक्कर में चला जाता है। तो 3d और 4s की एनर्जी आसपास है, तो जिस वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बजाय किस में चला जाता है, 3d के पास। इनकी लगभग एनर्जी क्या है, सेम है। ई लिख दूं अगर, इनकी आसपास एनर्जी, क्योंकि थर्ड सेल और फोर्थ सेल लगभग पास पास में ही होंगे ना बेटा, तो इनकी एनर्जी लगभग क्या रहेगी, आसपास ही रहती है। इसका 3 + 2 5 होता है, इसका 4 + 0 4 होता है। 3d की जबकि 4s से ज्यादा होती है, पर शेल है ना, शेल एक दूसरे के आसपास अगर है इस तरीके से, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, तो ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं रहेगा इनके बीच में। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाता है इसका। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये टेबल दिया है। यूज योर ब्रेन पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एज ए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको आपको खुद लिखना है बेटा, है ना। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप एक बार गूगल कर सकते हैं इसके लिए। आपको कॉन्फ़िगरेशन देखो, है ना, कॉन्फ़िगरेशन केवल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एटॉमिक नंबर सबका दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप किसी टेक्स्ट बुक की हेल्प लीजिए, है ना, ओपी टंडन या जो भी बुक है इनऑर्गेनिक की, किसी बुक की हेल्प लीजिए। आप ये कॉन्फ़िगरेशन खुद भरेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है। ठीक है, इनको भरना है आपको। इस तरह आ जाओ तो देखो, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भरना है, ये भी भरने वाला है खाली सेक्शन, ये भी भरने वाला है। तो एक खाली जगहों पे भरना है हमें। इसमें आओ तो ये भरना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और ये भरना है। तो इसमें तो देखो AG AU RG तीनों को अननोन कर दिया है। तो आपको कॉपर का पता है, तो कॉपर के हिसाब से AG AU और RG का भी डिसाइड होगा उसी सीक्वेंस में। ठीक है, ये मैंने बता दिया एक्सेप्शनल है। इसमें देखो 6s1 है, 6s2 है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक बार किसी बुक से कहीं से मदद लेके आप इसे फील्ड कर लीजिए, एक बार ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो यह जो होमवर्क है आपका काम करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये लास्ट तक का दिया है ना। तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आउटर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके बारे में ये टेबल को नेक्स्ट पेज में पहले पढ़ने के बाद इस टेबल में हम लोग आते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कंप्लीट करा देता हूं। हम लोग ट्रेंड्स जो है ना, ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये कल की क्लास में देखेंगे यहाँ से ट्रेंड्स। तो यहाँ तक एटलीस्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो रिमेंबर, पहली चीज क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज दिस एंड कॉपर इज दिस। ठीक है, तो याद रखना ही है, अभी समझाई दिया, एक्सेप्शन है ये बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये होता है, और कॉपर के लिए 3d10 4s1 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं चेंज करूंगा, जो सीक्वेंस बुक में दिया है वही सीक्वेंस में हमें पढ़ते हुए जाना है, कोई नया सीक्वेंस नहीं है इसमें, क्योंकि ये हमारा इसी तरीके से चैप्टर चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखो हम लोग ज्यादातर बात किसके बारे में करेंगे बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किस तरीके से डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखिए, वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो इन देयर कंपाउंड्स। देखो, ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो इन देयर कंपाउंड्स। आपको पता होगा कि Fe2O3 भी बनता है, Fe3O4 भी बनता है, मतलब फेरस दो दो कंपाउंड बना रहा है, मैग्नीज बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो सब क्यों बनाते हैं ज्यादा कंपाउंड्स, क्योंकि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, काफी वेरिएशन दिखाते हैं। ठीक है, टेबल 8.3 लिस्ट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं टेबल को। अब देखो टेबल 8.3 में क्या दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स।
ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी। अब देखो ये भी सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान में रख सकते हो आप चाहो तो। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इन सब के आउटर कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं बेटा, आउटर लिख ही लोगे। 18 तक तो सेम जाना है, 2 20, 1 21, 2 20, 2 22, 2 20 3 23, ये एक्सेप्शन ही है, एक्सेप्शन वाला है ये तो, ठीक है। ये सिंपल सिमिलर चलेगा, 2 2 जाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 तो आता नहीं है कहीं, 3D में 4 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि क्रोमियम में 5 हो जाता है, 3D 4। आपसे पूछे कि डी में कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी 3D 4 और 3D 9 नॉट पॉसिबल, ये दोनों आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है 3D 4 3D 9? क्योंकि 3D 4 तो होगा नहीं, वो 3D 5 में बदल जाता है, और जो 3D 9 है वो 3D 9 ना होकर 3D 10 में हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाते हैं ना ये दोनों, ठीक है। बाकी सबका सेम रहेगा, 2 2 2, 1 2 3, फिर इसमें 5, फिर 5, फिर 2 2 2 इनमें जाएगा, 18 2 20 20 हो रहे हैं, ठीक है। और 6 7 8, ठीक है। निखिल का ये क्या कर दिया है, गलत लिखा है, ये 8 होगा यहाँ पे, है ना, ये गलत लिखा है बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ 3D 10 लिख दिया, ये 8 होगा। तो 2 2 2 6 7 8, 9 आएगा नहीं, 10 आ जाएगा, और 3D में 10 आ जाएगा। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है, उसी से बेसिकली डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो अब ये जनरल देखो सिंपल तरीका है, ये 4s के तो 2 निकाल ही सकता है, 3D से भी 1 निकाल सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी हो सकता है, s से निकालेगा तो, और d का भी 1 निकाल देगा तो 2 और 1 3, तो +2 +3 भी हो सकता है। इसमें देखो 3D में 2 है, 4s में 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन s से तो निकाल ही सकते हैं। देखो s से तो सब निकाल सकते हैं, s वाला सबसे आउटरमोस्ट सेल है ना सबका, s से तो सब निकालेंगे, मतलब +2 तो सब दिखाएंगे, +2 का किसी में डाउट नहीं है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हर एलिमेंट दिखाएगा, यहाँ स्कैंडियम से लेके जिंक तक सब लोग +2 दिखाएंगे। +2 के अलावा और क्या दिखा सकता है, वो डिपेंड करेगा डी के अंदर के इलेक्ट्रॉन पे। देखो इसके पास डी में एक और इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2 भी दिखा सकता है, 3 भी, ये 2 भी दिखा सकता है, 3 भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s से निकालेगा, एक बार एक डी से निकाला, फिर 1 निकाला, तो 4 दिखा सकता है। ये देखो 2 भी दिखा सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, क्योंकि डी में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 से लेके 5 तक का सब दिखाएगा, 2 3 4 5। इसमें देखो अब इसमें भले ही 1 है बेटा, है ना, लेकिन ये 1 नहीं 2 से ही दिखाएगा। ये भी देखो +2 सब में होगा, +2 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 तो सब में आना ही है। तो ये भी देखो ये कितना 6 तक है ना, तो 2 भी दिखाएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, समझे ना। जितना 18 से जो ऊपर है ना उतने तक समझ के चलो दिखाएगा। जैसे इसका 21 था ना, तो 18 2 20 और 21, तो 2 भी दिखाएगा, 3 भी, इसमें 2 3 4, इसमें 2 3 4 5, इसके अंदर 2 3 4 5 6 तक, इसके अंदर देखो तो 2 3 4 5 6 7। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है कौन? मैग्नीज। मैग्नीज के देखो कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं, तो मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। 2 से लेके कहां तक दिखाता है बेटा? 7 तक। 2 भी निकाल सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, तो ये दिखाएगा। अब मैग्नीज के बाद देखो कम होने लगते हैं, मैग्नीज से फिर रिवर्स आ जाओ, ये उल्टा ऑर्डर लिख दो। फेरस में आओगे तो फेरस में अब नंबर कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? देखो 3d6 जब लिखने जाओगे बेटा, तो अब 3d6 कैसे हो चुका है, देखो 1 2 3 4 5 6 हो चुका है ना। तो अब देखो यहीं से ये 4 निकाल सकता है, इन चारों को, अनपेयर्ड को निकालेगा, पेयर्ड वालों को नहीं निकालते हैं जनरली। तो ये पेयर, और एस में कितना 2 है, तो देखो ये क्या क्या दिखा सकता है, 2 भी दिखा सकता है, 3 भी दिखा सकता है, 4 भी, 2 भी दिखा सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 नहीं दिखा सकता ये। तो यहां से फिर उल्टा रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। तो देखो 2 3 4 5 6, इनके अंदर आओगे तो 7 में अब 2 पेयर्ड हो जाएंगे, तो 3 और 2 5 तक दिखा सकता है, तो 2 3 4 5। इसमें देखो 3d8 4s2, तो अब इसमें 3 पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये 2 अनपेयर्ड बचेंगे ना, तो 4 तक ये दिखा सकता है, 2 3 4। इसमें अंदर देखो तो 2 और 1, कॉपर तो +1 भी दिखाता है ना, 1 निकाल दे, और +2 भी दिखाता है, एस से 1 निकाल दे या 2 भी निकाल दे। +2 दिखाने की वजह से ही तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है, और जिंक तो हमेशा +2 ही दिखाता है। तो आई होप कि आपको एक क्लियर है कैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूँ, है ना। पहले बढ़ाते हुए चले जाओ, फिर उल्टा घटाते हुए लिखना है। अब देखो इसके अंदर पढ़ लेते हैं तुरंत। तो कॉमन ऑक्सीडेशन दिखाया है जो मैंने समझा दिया आपको। कैन यू टेल विच ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? पूछ रहा है कौन सा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, एंड वाई? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कौन शो करता है बेटा? मैग्नीज।
मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है और पूछ रहा है क्यों। देखो मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है और पूछ रहा है क्यों, तो क्योंकि मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से है कुछ 3d5 4s2 1 2 3 4 5 और 4s के अंदर 2। तो बेटा यहीं से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और इन पांचों को भी एक एक करके अपने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इसलिए मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है मैग्नीज आपका। ठीक है। विच एलिमेंट्स इन द 4d एंड 5d सीरीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। 4d और 5d सीरीज में कौन दिखाएगा, तो जो मैग्नीज के नीचे रहेगा मन तक रे, मैग्नीज के नीचे कौन है तक, टेक्नीशियम, और रे मतलब रुबिडियम है ना, तो ये दिखाएंगे ज्यादातर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा अपना। चलो अब देखो, लॉस ऑफ 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। वही बताया मैंने, पहले 4s से लॉस होता है, बाद में 3d इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस का फॉर्मेशन करने लगते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। अभी पता ही है कि बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड्स में दिखाते हैं। लॉस ऑफ 1 4s इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ M+ आयन। एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो एक पॉजिटिव का चार्ज आएगा। लॉस ऑफ 1 4s इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा बेटा तो मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव आएगा। लॉस ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन, दो लॉस होगा तो M+2 आयन आएगा। एक निकालोगे तो एक बार प्लस आएगा, दो निकालोगे तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करोगे तो M+2 आयन आएगा। वाइल लॉस ऑफ अनपेयर्ड 3d के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड 4s तो हमेशा पेयर्ड रहेगा, तो गिव M+3 M+4 आयंस एंड सो ऑन। तो सिंपल सी चीज है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो निकालोगे तो दो पॉजिटिव चार्ज। अब दो से ज्यादा कब निकलेगा, जब 4s से बेटा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए और अनपेयर्ड 3d से भी लॉस हो जाए। जैसे 4s से तो निकल गया तो दो पॉजिटिव, यहां से एक निकल गया तो तीन पॉजिटिव, एक और निकलेगा चार पॉजिटिव, एक और निकला पांच पॉजिटिव, एक और निकला 6, एक और निकला 7 पॉजिटिव। तो इस तरीके से वो बताना चाहता है बस कि ये हो जाता है। ठीक है, ट्राई दिस, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+6 Mn+4 Fe+4 CO+5 और Ni+2। तो ये भी है जो होमवर्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, इनके कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक Mn+6 का एक मैं आइडिया दे दूं, Mn+6 बनाना है या Mn+4, तो ये मेरा लिखा हुआ था ना यहाँ पे, तो ये बता देता हूँ। +6 होने का मतलब क्या बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, दो यहाँ से निकालोगे, दो यहाँ से निकालोगे और 4 यहाँ से निकालोगे। कौन कौन से, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3d में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3d में केवल एक, तो ये Mn6 का हो जाएगा। Mn+4 लिखना है तो क्या करोगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे और दो यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 3d के अंदर 3। तो 18 तक तो सेम जाना है, 1s2 2s2 2p6, 3d 3 हो जाएगा बस इसमें। तो ये वैसे ही लिखना है कॉन्फ़िगरेशन मतलब। ठीक है, तो ये लिख लेंगे एज ए होमवर्क है आपका। ठीक है, और ये देखो टेबल जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस आयंस, ये पढ़ लेता हूँ आगे पहले मैं, फिर टेबल दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रॉम टेबल 8.3 दिया है ना, टेबल 8.3, तो देख लेते हैं टेबल 8.3। टेबल 8.3 जो था ये था अपने पास, ये समझा दिया है पूरा टेबल मैंने आपका। तो फ्रॉम टेबल 8.3 it is clear that as the number of unpaired electrons in 3d orbital increases, the number of oxidation states shown by the elements also increases। देखें क्या बोल रहा है, जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स में इंक्रीज होते हैं, 3d में मैग्नीज के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 5 थे, और देखो फेरस में जाके उल्टे कम हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका कम हो गया, 7 से अब 6 पे आ गया, 4 अनपेयर्ड यहाँ, 2 यहाँ, 4 2 6। तो वही वो कह रहा है कि as the number of unpaired electron in 3d orbitals increases, number of oxidation state shown by the element also increases। यही रीजन है कि मैग्नीज में पूछा है ना क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नीज में बेटा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है डी के। ठीक है, इसी वजह से तो 3d नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। आगे दे रहा है स्कैंडियम हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम के पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल मैग्नीज विथ 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन शो 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, शो 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, क्योंकि 5 तो यहां से निकालेगा और 2 यहाँ के, तो टोटल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ये। द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज, वो मिडिल में ही मिलता है। देखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाएगा वो कहाँ रहेगा, अकर इन नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज।
तो मैग्नीज कहाँ होता है? मैग्नीज पीरियोडिक टेबल के मिडिल में ही तो है। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, देखो मैग्नीज कहाँ है? मिडिल में आता है एलिमेंट्स के। 4 3 1 4 इसके पीछे है और 1 2 3 4 5 इसके आगे है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मिडिल में ही आता है। तो इन्हीं के ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हमें दिखाई देंगे, ठीक है। मैग्नीज फॉर एग्जांपल शो ऑक्सीडेशन फ्रॉम +2 टू +7, +2 से +7 तक दिखा रहा है मैग्नीज, ये एग्जांपल। आई होप कि क्लियर है ये चीज क्या कहना चाहता है, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं। अभी देखो ये टेबल 8.4 के बारे में कुछ दिया नहीं है कहीं, पर मुझे लग रहा है ये इसी से लिंक है ऑक्सीडेशन से। देखिए वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन M+, M+2 और M+3, ठीक है। किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो ये क्वेश्चन दिया है ना, इसी टेबल की हेल्प से आप कर सकते हो सॉल्व। तो ये टेबल देख लेना, इसी से लिंक्ड है बिल्कुल टेबल। और लास्ट एक चीज और ये पढ़ लेता हूं मैं 8.5, फिर हम लोग ट्रेंड्स जो है ना वो कल स्टार्ट करेंगे। तो बस एक चीज और कर देता हूं मैं ये कंप्लीट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। देखो इसमें क्या दे रहा है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, सो प्रॉपर्टीज दैट आर, सब तो हमें पता ही एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड सो प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ये किसकी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं बेटा, ठीक है। दे आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल एंड फॉर्म एलॉयज विथ अदर मेटल्स। ये सब आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, सब मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। कुछ इसमें समझाना नहीं है, पता ही आपको। लोहा वगैरह क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये देखो ये ध्यान रखना है, एंड मैग्नीज। ये कुछ एलिमेंट्स छोड़ने हैं, जिंक, ये 5 एलिमेंट, 4 एलिमेंट छोड़ दो, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज। ऑल दी अदर ट्रांजिशन एलिमेंट है 1 और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट एम्बिएंट टेम्परेचर। इन 4 को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेटा 1 और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को छोड़ के, इन चारों को छोड़ के जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, इनको छोड़ के डी ब्लॉक के अंदर जो भी आपको ये मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जितने सारे, इन सब का अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप होता है। मतलब फेरस कोई बताऊं ना, तो फेरस बीसीसी भी बनाता है, एफसीसी भी बनाता है। जो हम लोग सॉलिड स्टेट में बीसीसी एफसीसी पढ़ते थे ना, तो ये बीसीसी स्ट्रक्चर भी बनाता है, एफसीसी भी बनाता है। इसी तरीके से हर मेटल डिफरेंट डिफरेंट बनाता है। लेकिन मैग्नीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को, इन चारों को छोड़ दो तो बाकी सबके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। These transition metal with exception of zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility, ठीक है। वोलाटिलिटी का मतलब होता है बेटा वोलाटाइल सब्सटेंस होना। वोलाटाइल होने का मतलब कितना जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो वोलाटाइल सब्सटेंस को वोलाटिलिटी लिखा है इसने। तो वही बता रहा है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी आपको पता होगा, तो ये मरकरी आपको पता होगा, ये लिक्विड फॉर्म में जनरली मिलता है, लिक्विड फॉर्म है ना। जिंक, कैडमियम तो खैर नहीं मिलता है, लेकिन आपको मरकरी पता होगा, तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसका रीजन ये होता है बेटा D10 होना, डी के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनमें अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनती, तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जिसको आगे इसी चैप्टर में जब हम लोग ट्रेंड्स पढ़ेंगे ना, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो आपको ये देखने को मिलेगी चीज, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान रखिए, ट्रांजिशन मेटल जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ दो तो वेरी हार्ड एंड लो वोलेटिलिटी, ठीक है। दे पजेज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट की एक्सिस है। देखो ये मेल्टिंग पॉइंट की एक्सिस है, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये मेल्टिंग पॉइंट की एक्सिस है और ये इनके एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड देखने को हमें मिलता है, ठीक है बेटा। तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स से देखो तो वेरिएशंस रैंडम होता है ये, तो ये रैंडम वेरिएशन है, इनमें कोई लॉजिक नहीं होता। इस तरीके का रैंडम वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है इनके अंदर, ठीक। चलो तो यहाँ तक का आज हमारा काम कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग बेटा यहीं स्टॉप करते हैं। होपफुली जितना पढ़ा है मैंने उतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।